हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख है 28 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार। आज देश और दुनिया में कई बड़े और अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राजनीति से लेकर इकोनॉमी तक बहुत कुछ घट रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के इस खास समाचार विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और समझते हैं इन ताज़ा तरीन खबरों के असल मायने। तो आज के एजेंडे पर फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं। नंबर 1, पीएम मोदी का यूपी दौरा। नंबर 2, आम आदमी पार्टी के सांसदों का बीजेपी में शामिल होना। नंबर 3, भारत न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। और अंत में बिजनेस और कॉरपोरेट जगत के कुछ अहम अपडेट्स। चलिए हमारे पहले सेगमेंट से शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी का यूपी दौरा, जहां वाराणसी और हरदोई में भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की सौगात मिली है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे पर इस वक्त बहुत तेजी से काम हो रहा है। पीएम मोदी वाराणसी के महिला सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं और इसके साथ ही वहां 6,350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन भी हुआ है। और हाँ, कनेक्टिविटी को एक नया बूस्ट देते हुए 2 नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू की जा रही हैं, एक बनारस से पुणे और दूसरी अयोध्या से मुंबई। ये ट्रेनें यूपी, एमपी और महाराष्ट्र के बीच सफर को काफी ज्यादा आसान बनाने वाली हैं। अब जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस बड़े से नंबर पर गौर कीजिए, 36,230 करोड़ रुपए। जी हाँ, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये भारी भरकम रकम दरअसल हरदोई में बने नए गंगा एक्सप्रेसवे की लागत है। 594 किलोमीटर लंबा ये शानदार एक्सप्रेसवे मेरठ से सीधा प्रयागराज को जोड़ता है। इससे होगा क्या, जो सफर पहले 12 घंटे का हुआ करता था वो अब सिर्फ 6 घंटे में पूरा हो जाएगा, यानी ट्रैवल टाइम सीधा आधा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शाहजहांपुर में इसके ऊपर 3.5 किलोमीटर लंबी एक इमरजेंसी हवाई पट्टी भी बनी है। मतलब ये प्रोजेक्ट सिर्फ इकोनॉमी को फायदा नहीं देगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बेहतरीन बैकअप का काम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हुए अब रुख करते हैं देश की राजनीति का। आम आदमी पार्टी के सांसदों का बीजेपी में विलय, जिसने राज्यसभा में एक बड़ा सियासी भूचाल ला दिया है। खबर यह है कि राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने आधिकारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने इसके पीछे वैचारिक मतभेद और पार्टी के अंदर चल रहे विवादों का हवाला दिया है। इस बड़े झटके के बाद राज्यसभा यानी उच्च सदन में अब आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 3 ही सांसद बचे हैं। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के बयानों को देखें तो राघव चड्ढा, जो शुरुआत से पार्टी के बड़े चेहरों में से एक थे, उनका ये बयान सामने आया है कि मैं गलत पार्टी में सही व्यक्ति हूं, आज एएपी भ्रष्ट और समझौतावादी हो गई है। स्वाति मालीवाल ने भी कुछ ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए हैं। जिन नेताओं ने इस पार्टी को खड़ा करने में इतनी मेहनत की थी, उनका इस तरह बाहर निकलना वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन देखिए, किसी भी घटना के दोनों पहलू देखना बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व, खासतौर पर मनीष सिसोदिया, ने इस पर बेहद सख्त पलटवार किया है। उनका कहना है कि जब कार्यकर्ता गुजरात में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, तब गद्दारों ने पंजाब के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का सौदा कर लिया। यह और कुछ नहीं बल्कि ऑपरेशन लोटस है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ से विश्वासघात और राजनीतिक साजिश के कितने तीखे आरोप लगाए जा रहे हैं। खैर, सियासत से हटकर अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक नया व्यापार समझौता हुआ है, जिसे पीढ़ी में एक बार होने वाली डील माना जा रहा है। इसका टारगेट है दोनों देशों के बीच व्यापार को सीधा 2 गुना यानी $5 अरब तक पहुंचाना। आइए इस डील को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। न्यूजीलैंड भारत को क्या दे रहा है? हमारे सभी निर्यातों पर 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस और अगले 15 सालों में भारत में $20 बिलियन का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट। इसके बदले में भारत ने अपनी 70% टैरिफ लाइनों को खोला है। लेकिन यहाँ जो सबसे मास्टर स्ट्रोक वाली बात है वो ये कि भारत ने अपनी डेयरी और एग्रीकल्चर जैसी संवेदनशील इंडस्ट्रियों को इस डील से पूरी तरह सुरक्षित रखा है। मतलब बिना अपना नुकसान किए हमने एक बेहतरीन डील हासिल की है। और हाँ, भारत ने जो इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ कम किए हैं वो कोई एक ही झटके में नहीं होंगे। इसके लिए एक स्मार्ट टाइम बाउंड प्लान बनाया गया है। भारतीय आयात पर चरणबद्ध तरीके से कटौती होगी। पहले 3 साल में शुरुआती कटौती, फिर 5 साल, 7 साल और कुछ खास सामानों के लिए 10 साल तक का लंबा समय तय किया गया है। इससे हमारी घरेलू कंपनियों को विदेशी मार्केट के कंपटीशन के साथ एडजस्ट करने का पूरा मौका मिलेगा। मेरे हिसाब से इस समझौते का सबसे बेहतरीन और मानवीय हिस्सा है ये वीज़ा और मोबिलिटी वाला पहलू।
इसके तहत भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए 3 साल तक के 5,000 वर्क वीज़ा मिलेंगे। छात्रों के लिए तो ये किसी लॉटरी से कम नहीं है, क्योंकि उनके लिए पोस्ट स्टडी मोबिलिटी की कोई लिमिट ही नहीं रखी गई है। साथ ही युवाओं के लिए सालाना 1,000 वर्किंग हॉलिडे वीज़ा भी हैं। आईटी प्रोफेशनल्स और आयुष प्रैक्टिशनर्स के लिए ये डील सच में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। इंटरनेशनल ट्रेड के बाद अब एक नज़र डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर, जहां राजधानी में कुछ बहुत ही अहम हलचल हो रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष एनालेना बेयरबॉक इस वक्त भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर की। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी उच्च स्तरीय बातचीत हुई। इस दौरे का सबसे दिलचस्प हिस्सा था वो सेशन जिसका फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन पर था। 21वीं सदी की इस तकनीक को कैसे संभाला जाए, इसमें भारत का बढ़ता हुआ रुतबा इस बात का सबूत है कि हम ग्लोबल ऑर्डर को आकार देने में कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। चलिए अब आज के हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, बिजनेस और कॉर्पोरेट अपडेट्स, जहां कंपनियों और रेगुलेटर की तरफ से कई अहम फैसले सामने आए हैं। शुरुआत करते हैं कोल इंडिया के शानदार नतीजों से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 26 के चौथे क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 10,839 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। ये सीधे सीधे 11.1% की ग्रोथ है। और शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि 5.25 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ। कंपनी ने लीबिया के गदामिस बेसिन में अपनी 5वीं हाइड्रोकार्बन खोज की जानकारी दी है। लीबिया में ग्लोबल ऑयल ऑपरेशंस के फिर से शुरू होने के साथ ही भारतीय कंपनी को ये नई कामयाबी मिलना हमारे इंटरनेशनल एक्सप्लोरेशन के लिए वाकई एक बहुत बड़ी जीत है। कॉरपोरेट जगत से आज एक थोड़ी गंभीर और दुखद खबर भी है। 14 अप्रैल को वेदांता के रायगढ़ पावर प्लांट में बॉयलर फटने से 25 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस पर कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने अपने बचाव में कहा है कि प्लांट का संचालन और रखरखाव एक जॉइंट वेंचर NGSL को आउटसोर्स किया गया था। लेकिन पुलिस ने लापरवाही के मामले में बेहद सख्त रुख अपनाते हुए अग्रवाल और उस आउटसोर्सिंग कंपनी दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। और आज की आखिरी खबर रिजर्व बैंक की तरफ से। RBI ने ओवरसीज मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक ऑफशोर डेरिवेटिव रिपोर्टिंग रोड मैप तैयार किया है। आसान शब्दों में समझें तो ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया होगी जो जुलाई 2027 से शुरू होकर जुलाई 2028 तक पूरी की जाएगी। इसका मकसद है कि विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव बाजार की 100% रिपोर्टिंग अनिवार्य हो जाए, ताकि सिस्टम में कोई खामी न बचे। तो दोस्तों, आज की चर्चा में हमने देखा कि देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। अब इन सब बातों पर गौर करने के बाद एक बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। इतने भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एकदम से पलटते ये राजनीतिक समीकरण और ये ऐतिहासिक ग्लोबल व्यापार समझौते, ये सब मिलकर 2026 और उसके बाद भारत के आर्थिक और राजनीतिक भविष्य को किस दिशा में ले जाएंगे? इस सवाल पर आप भी जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।